विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला। कुछ ही देर में डिंपल यादव करेंगी नामांकन। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर समाजवादी पार्टी के जी मैनपुरी कलेक्ट्रेट में वो नामांकन दाखिल करेंगी कुछ ही देर में। और नामांकन के लिए सैफई से मैनपुरी पहुंचने ही वाले हैं। अखिलेश यादव भी उनके साथ हैं, परिवार के दूसरे लोग भी उनके साथ हैं। और नामांकन से पहले उन्होंने सैफई में नेताजी की समाधि पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। और वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। डिंपल यादव अपने पति और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित करती हुई तस्वीरें ये तब की हैं जब वो सैफई से रवाना हो रही थी। इसी के बाद देखिए आप कैसे उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किया और इसके बाद अब वो रवाना हो चुकी हैं और किसी भी वक्त मैनपुरी पहुंच सकती हैं। कलेक्ट्रेट में वो नामांकन दाखिल करेंगी। वहां पर पहले से ही समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनकी प्रतीक्षा की जा रही है और अखिलेश यादव उनके साथ हैं। और तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। और एक महत्वपूर्ण अपडेट एबी गंगा ने आपको दिया। 4 जो प्रस्तावक हैं, जो संभावित प्रस्तावक हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, वो नाम बहुत महत्वपूर्ण। आलोक शाक्य पूर्व मंत्री हैं, वो पहले प्रस्तावक हैं। और इन प्रस्तावकों में आदित्य यादव का नाम भी शामिल है, जो कि प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, वो भी प्रस्तावकों की सूची में है। इसकी जानकारी हमें मिल रही है। संभावित प्रस्तावक हैं। अब यह देखना है कि जब डिंपल यादव अभी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचती हैं कलेक्ट्रेट में, तो कौन से लोग उनके साथ दिखाई देते हैं। यह अब बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। अभी एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, और उन्होंने एबीपी गंगा को साफ किया है कि डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाने के पहले अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से बात की है और शिवपाल यादव का आशीर्वाद प्राप्त है डिंपल यादव को। चूंकि वो परिवार की बहू हैं, तो उनका आशीर्वाद डिंपल यादव के साथ है, यह स्पष्ट किया है प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, दिल्ली से है। यूपी के भाजपा उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन हो रहा है। केंद्रीय आलाकमान 3 सीटों के नामों पर मंथन कर सकता है। मैनपुरी, खतौली और रामपुर के लिए नाम भेजे गए हैं और कल प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी घोषित कर सकती है। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल हो सकती है। केंद्रीय आलाकमान के पास 3 नाम भेज दिए गए हैं, जो कि कोर कमेटी ने डिसाइड किए मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक के बाद। और कल भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की सूची घोषित कर सकती है इन उपचुनाव के लिए। मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव के लिए, खतौली और रामपुर के विधानसभा उपचुनाव के लिए कल भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। मैनपुरी, खतौली और रामपुर के लिए नाम भेज दिए गए हैं केंद्रीय कमान के पास। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। अविनाश, क्या सूचना मिल रही है आपको दिल्ली में हो रहे मंथन के बारे में? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक परसों शनिवार को लखनऊ में हुई थी, उसके बाद केंद्रीय आलाकमान को नाम भेज दिए गए। अगर बात करें तो जिस तरीके से जो नाम आए हैं उस पर आज केंद्रीय आलाकमान मंथन करेगा और आज मंथन करने के बाद कल सूची जारी कर दी जाएगी, क्योंकि 17 तारीख नामांकन की आखिरी दिन है। तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में पूरी चर्चा कर सकते हैं कि आखिर उपचुनाव में किसे प्रत्याशी बनाया जाए। और उसके बाद नामों का ऐलान कल किया जाएगा। ये कंफर्म मिल रहा है कि कल नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस तरीके से अगर बात करें तो रामपुर सीट के बारे में थोड़ा जानकारी मिले, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिले, 3 नाम भेजे गए हैं रामपुर सीट के लिए, जिसमें अगर बात करें भारत भूषण गुप्ता है, इसके अलावा आकाश सक्सेना है और इसके अलावा एक अन्य नाम को भेजा गया। इसके अलावा अगर बात करें तो मैनपुरी से भी 2 नामों को भेजा गया है और इसके अलावा अगर बात करें तो खतौली विधानसभा क्षेत्र से भी 2 नामों को भेजा गया। तो उन नामों को लेकर के चर्चा आज केंद्रीय आलाकमान करेंगे और इसके बाद कल फिर प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो कल प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। तीनों ही सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार कल घोषित कर देगी। सीटें हैं मैनपुरी, खतौली और रामपुर। मैनपुरी की लोकसभा सीट,
रामपुर और खतौली की विधानसभा सीट के लिए कल बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। ये ताज़ा अपडेट, ये बड़ी अपडेट। नाम भेजे जा चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली में यूपी के भाजपा उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन हो रहा है और केंद्रीय आलाकमान तीनों ही सीटों के नामों पर मंथन आज कर सकता है। कल इनके नाम घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी अपडेट। आज डिंपल यादव नामांकन करने जा रही हैं। किसी भी वक्त थोड़ी देर में वो नामांकन कर सकती है मैनपुरी में। और इधर भारतीय जनता पार्टी कल प्रत्याशियों की सूची घोषित कर सकती है। ये बड़ी अपडेट। यूपी के भाजपा उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, डिंपल यादव के उम्मीदवार बनने पर बोले हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव। शिवपाल से पूछकर डिंपल उम्मीदवार बनी है। शिवपाल यादव परिवार के साथ हैं, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि शिवपाल यादव का कहना है कि घर की बहू के साथ खड़ा है। और अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से बात की है। ये बातें प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही है। आपको दिखाते हैं। डिंपल यादव का नामांकन होना है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चाणक्य और सबसे वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं। प्रोफेसर साहब, आज का जो नामांकन है, मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद सीट रिक्त हुई है, एक संवेदना है, मैनपुरी का विकास है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। किस रूप में इसे आप देख रहे हैं? देखिए, मैनपुरी तो समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी नहीं थी तब भी जहां हम लोग थे, चाहे वो जनता दल रहा हो, जनता पार्टी रही हो, कोई भी दल रहा हो, हमेशा समाजवादियों का ही रहा है मैनपुरी। नेताजी के निधन के बाद आज डिंपल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता का पहले से भी ज़्यादा समर्थन डिंपल को मिलेगा, क्योंकि नेताजी की सीट है और नेताजी की बहू उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि लोग कोई जिस तरह से विरोध करते हैं ऐसा कोई विरोध भी नहीं होगा। और बहुत उत्साह के साथ पार्टी के लोग और जो इंडिपेंडेंट किस्म के लोग हैं, जो बिल्कुल किसी पार्टी के कमिटेड वर्कर नहीं हैं, उनको छोड़कर ज़्यादातर लोगों का समर्थन डिंपल को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस सीट को हम जीतेंगे, जैसे आजमगढ़ को जीता, जैसे अमेठी को जीता, गढ़ में घुसकर गढ़ को तोड़ेंगे। वो तो चुनाव के दौरान सही ये सब कहते ही हैं। अगर नहीं कहेंगे तो लोग, बीजेपी के लोगों में दम नहीं आएगी मैनपुरी में थोड़ी सी, कि नेता कह रहे हैं जीतेंगे, शायद जीत जाएं। ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए थे, वहाँ भी नहीं हारते। और रामपुर में तो आप जानते हैं पुलिस ने सवेरे मोहल्लों में पुलिस लगा दी गई थी, मुस्लिम निकलने ही नहीं दिए। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन रामपुर में ऐसा हुआ। कोई चुनाव नहीं हार सकते। मैनपुरी में ये कोई रिपीटिशन नहीं होगा। यू विल सी कि बड़े मार्जिन से डिंपल चुनाव जीते, बड़े मार्जिन से। तो आपको लगता है कि न आजमगढ़ होगा, न रामपुर होगा, न यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग दिखाएंगे, न पुलिस का बल और जोर जबरदस्ती चलने देंगे? कोई नहीं चलेगी, और मुझे उम्मीद है यहाँ पुलिस जोर जबरदस्ती करेगी भी नहीं। अच्छा लगता है कि आजमगढ़ में जो आपने कहा ना कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए। सब हमारे एमएलए थे, हम जिससे बात, मैं तो वहाँ 10 दिन रहा, जिससे बात करते नहीं साहब हमारे क्षेत्र में तो जीत रहे, एक बार भी नहीं जीती। वो काम नहीं किया लोगों ने सही तरीके से। आपको लगता है कि मैनपुरी में जब नेताजी 2019 का चुनाव लड़े तो मैनपुरी, भोगांव, किसनी टफ था, और करहल और जसवंत नगर में आप लोग जीते थे। तो आपको लगता है कि 3 विधानसभा उस दरमियान भी नहीं जीते तो, लेकिन करहल जीते, जसवंत नगर जीते, किसनी जीते, और मैनपुरी वगैरह में कोई मामूली फर्क था, कुछ नहीं। भोगांव में तो हो जाता है, भोगांव और दोनों में ऐसा है हो जाता है, लेकिन अब की 5 विधानसभा जीते। मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद अब चुनाव होने जा रहा है, उनके रहने पर और अब में कितना अंतर आप देखते हैं? देखिए, नेताजी की बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, आप सब जानते हैं, और इसलिए पिछले चुनाव में
मैं अच्छा लड़ रहा था वहाँ से, फिरोजाबाद वहाँ थे, सारे लोग थे। यहाँ जो लोग चुनाव देखा करते थे वो संयोग कैसा कुछ था कि वो लोग फिरोजाबाद में अच्छे के हराने के लिए लगे हुए थे, नेताजी को छोड़ गए ऐसे ही। ये हम लोग जानते नहीं थे नेताजी, वरना नेताजी कई लाख वोट से जीतते चुनाव। वो जिन पे जिम्मेदारी थी दे डिसीव्ड नेताजी, और इस वजह से नेताजी का मार्जिन कम हुआ। और लोगों ने बाद में एहसास किया कि गलत हुआ, जिन लोगों ने ऐसा किया उनको जनता कभी माफ़ नहीं कर सकती। तो जो नेताजी को जिताने वाले थे वो अक्षय को हराने पहुंच गए, लड़ ही रहे थे वहाँ से। वो अक्षय के हराने के लिए बीजेपी ने खड़े किए थे, लेकिन गनीमत यह है कि अब की तो उनको पूछ के सिंपल को टिकट दिया गया है। इनसे पूछ के दिया गया, पूछ के दिया गया। यानी आप इशारा अपने छोटे भाई की तरफ। अब छोड़िए, इसमें नामा मान लीजिए। तो आपको लगता है पूरा परिवार एक है? पूरा परिवार एक है और एक रहेगा। हाँ, एक ही रहेगा। शिवपाल जी का भी पूरा समर्थन? पूरा। ये तस्वीरें आप देखिए, लाइव मिल रही हैं। आप तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, लाइव तस्वीरें। तस्वीरें लाइव हैं, जल्दी स्पष्ट करेंगे। नितिन उपाध्याय वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं, वो हमें बताएंगे कि ये तस्वीरें कहां की। अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं बहुत साफ। नितिन, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? नितिन उपाध्याय वहां पर मौजूद हैं और उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस वक्त अखिलेश यादव हैं, और तस्वीरें लाइव अभी हमें मिल रही थीं। और फिर से आप देखिए लाइव तस्वीरें, ये तस्वीरें लाइव हैं ये हुए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए इस समय वो परिवार में अंदर गए हैं, घर के अंदर गए हैं, शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और चूंकि आज डिम्पल यादव का नॉमिनेशन है, इसलिए वो तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तमाम प्रतिष्ठित लोगों से मिल रहे हैं। और ये इस नॉमिनेशन के वक्त भी वो डिम्पल यादव के साथ रहेंगे। तो इस समय आप देख सकते हैं कि इस समय जो स्थिति है, तमाम जो लोग हैं वो अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं। इस समय जो आलोक शाक्य हैं, उनके पिता रामोतार शाक्य भी विधायक रह चुके हैं। आलोक शाक्य खुद विधायक रह चुके हैं। हाल ही में उनको खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उनको मैनपुरी का जिलाध्यक्ष बनाया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए एक कॉम्बिनेशन स्थापित करने की कोशिश की गई है, सामाजिक समीकरण स्थापित करने की कोशिश की गई है। अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा इस पूरे इलेक्शन में लगी हुई है। तो वो ऐसे तमाम जो पावरफुल लोग हैं, जो तमाम जो कहा जाए सामाजिक तौर पर जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे मिल रहे हैं, ताकि जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ में जो गलतियां हुई वो गलतियां यहाँ नहीं दोहराई जाए और एक बार फिर से समाजवादी किले को मजबूती से बचाया जाए। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो अभी आपने देखा आलोक शाक्य के घर पर हैं अखिलेश यादव, ये लाइव तस्वीरें आपने देखी। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद, वो आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे और बता रहे थे। बड़ी खबर लखनऊ से है। यजदान बिल्डर की अवैध इमारत पर कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले टॉप फ्लोर को तोड़ने का काम चल रहा है। हथौड़े से टॉप फ्लोर को तोड़ने का काम इस वक्त चल रहा है। बड़ी अपडेट लखनऊ से, ये ताजा अपडेट। हथौड़े से यजदान बिल्डर की बनाई बिल्डिंग जो अवैध इमारत बताई जा रही है, एलडीए के द्वारा उसको तोड़ने का काम चल रहा है और टॉप फ्लोर पर सबसे पहले हथौड़ा चलाया जा रहा है। तस्वीरें लखनऊ से हैं। एबीपी गंगा वहां पर मौजूद है जहां पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है यजदान बिल्डर्स के अवैध निर्माण के ऊपर। सबसे पहले टॉप फ्लोर को तोड़ने का काम चल रहा है। हथौड़े से टॉप फ्लोर को तोड़ने का काम जारी है। वहां पर मौजूद है जहां पर यह एक्शन लिया जा रहा है शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा संवाददाता। वहीं लिए चलते हैं आपको। शैलेश, जो आप देख पा रहे हो वो दिखाएं भी और बताएं भी हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से वहां पर ध्वस्तीकरण हो रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग को नीचे से तो टीन शेड से कवर कर दिया, लेकिन ये देखिए टॉप फ्लोर पर किस तरह से ये मजदूर लगे हुए हैं, हथौड़े लेकर, और जो ऊपर की छत है उसको तोड़ने का काम चल रहा है। और जो सबसे ज़्यादा समय लगेगा इस पूरी बिल्डिंग को गिराने की अगर बात करें, तो जो एलडीए के अधिकारियों का मानना है, जैसा उन्हें एक्सपर्ट टीम ने बताया, कि ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं उनमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा तोड़ने के लिए। उसके बाद की जो कार्रवाई होगी और तेज हो जाएगी और पूरी बिल्डिंग गिराने में लगभग 1 महीने का वक्त लग सकता है, ये अनुमान है।
46 लाख रुपए के करीब इस पूरी बिल्डिंग को गिराने का टेंडर हुआ है। लेकिन अब चलते हैं वापस उस पूरी कहानी पर जो इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई है। 2015 से ये सारी कहानी शुरू होती है और देखिए एलडीए के अधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि नजूल की ज़मीन थी, जब एनओसी नहीं मिली तो उसको निर्माण नहीं कराना चाहिए था। और जो नक्शा बार बार बिल्डर दिखा रहा है, जो आवंटी दिखा रहे हैं, उसको लेकर भी उनका ये कहना है कि नक्शा तो कोई एलडीए के पास है ही नहीं, तो फिर ये बिल्डिंग कैसे बन गई। अब सवाल ये कि बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनी, एक महीने में नहीं बनी, एक साल में नहीं बनी, बल्कि और ज़्यादा वक्त लगा। लेकिन उसके बावजूद जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब कहाँ सोए थे अधिकारी, या जानबूझकर आंखें बंद करके बैठे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है जुड़ा हुआ इस पूरे बिल्डिंग से, तो उसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ दोषी बिल्डर नहीं है, बल्कि दोषी हैं वो लोग जिनकी साठगांठ से ये पूरी बिल्डिंग तैयार हुई। और आपको दिखा, ये देखिए 2 टॉवर है, अगल बगल 2 टॉवर। हमारे कैमरा सहयोगी जितेंद्र आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो नीचे आप पहले से मलबा देख रहे हैं, ये वो मलबा है जब 30 मार्च को इसी साल पहली बार बुलडोजर चला था इस बिल्डिंग पर। राजेंद्र, उस समय भी एबीपी गंगा ने लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी और यही सवाल उठाया था कि जब बिल्डिंग इतनी बड़ी बनी तो उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की गई। कम से कम वो बायर्स बच जाते। करीब 36 बायर यानी 3 दर्जन लोग हैं। ये 36 बायर नहीं है, ये 36 परिवार हैं राजेंद्र, जिन्होंने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगा दी यहाँ पर एक अपने सपनों का आशियाना लेने में, क्योंकि बहुत ही पॉश इलाका है। अब दूसरी चीज आप देखिए, ये बिल्डिंग है कितनी दूर, तो ये बता दें ये बिल्डिंग एलडीए से बामुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको हम दिखाएं, जिस छत पर हम मौजूद हैं, ये आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं। एक आप पीछे की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कैमरा है, उसकी अपनी एक क्षमता है, लेकिन हम यहाँ से अपनी आंखों से जरूर देख सकते हैं। देखिए आगे की तरफ हमको ये जो पीली बिल्डिंगें बनी है, इसी के ठीक पीछे ये देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं एलडीए कहाँ पे है। यहाँ से दिखता है एलडीए, ये देखिए सामने एक जेपीएनआईसी की बिल्डिंग आपको दिखेगी। इस बिल्डिंग के साइड से हमारे कैमरा सहयोगी जितेंद्र कोशिश कर रहे हैं, दिखिए, और जेपीएनआईसी के ठीक बगल में है एलडीए, एलडीए से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये अवैध निर्माण है, वो सामने एलडीए की बिल्डिंग है, 1 किलोमीटर से कम की दूरी है। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये अवैध बिल्डिंग खड़ी हो गई। अगर कोई एलडीए की छत पे चढ़ जाएगा तो ये अवैध इमारत वहाँ से भी दिखेगी राजेंद्र। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो अवैध निर्माण है ये ऐसे ही नहीं हो गया, मिली भगत के बिना ये संभव ही नहीं था। और अधिकारी आज यहाँ पर बोलते हैं आकर, जो अपर सचिव है, बोलते हैं कि हमने कई बार नोटिस दिया, हमने कई बार उनको कहा रोक दो काम। अरे भाई, बिल्डर जो है अगर वो बना रहा है, वो ऐसे आपके कहने से रोक देगा? भाई गलत काम हो रहा है, मत करिएगा, ऐसे रोक देगा? आपने सख्ती क्यों नहीं की? आपने तब पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया? आप कहते हो बिल्डिंग को सील भी किया गया, जब सील किया तो निर्माण कैसे हो गया? ऐसे तमाम सवाल हैं यहाँ पर राजेंद्र, कि जो कहीं ना कहीं अब एलडीए, और सबसे बड़ी बात देखिए, 30 मार्च को पहला हथौड़ा यहाँ पर चल गया, बुलडोजर चल गया, 7 महीने बीत गए। इन 7 महीनों में आप दोषी नहीं तलाश पाए कि एलडीए के वो भ्रष्ट लोग कौन से हैं, वो अधिकारी कौन से, वो एक्सीएन कौन से, वो जेई कौन से, जो इस दौरान यहाँ पर तैनात रहे, जो देखते रहे एक एक फ्लोर बनते हुए, एक एक ईंट रखी जाती थी, वो देखते थे। अगर सुबह वो रात में यहाँ से जाते होंगे और सुबह वापस आते होंगे तो उन्हें कुछ बड़ा निर्माण दिखता होगा, तब सोए हुए थे। आपने सिर्फ नोटिस देकर एक औपचारिकता पूरी कर ली। जब यहाँ पर लोगों ने फ्लैट खरीद लिए, अपने जीवन की कमाई लगा दी, तब आप यहाँ पर इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पहुंच गए। तो सबसे पहले देखिए, उन दोषियों पर भी कार्रवाई बहुत जरूरी है जो इस पूरे खेल में शामिल है, जो इतने सालों से यहाँ पर जमे हुए थे। अधिकारी बदले भी होंगे इस बीच, यानी एक अधिकारी बदला, दूसरा आया, वो भी इसी खेल में शामिल हो गया। अगर कोई उसमें थोड़ा ठीक ठाक रहा होगा, उसने आगे कार्रवाई की बात की होगी, लेकिन इन चीजों से ढका नहीं जा सकता एलडीए की खामियों को, भ्रष्टाचार को। और सबसे बड़ा सवाल अब उन बायर्स का क्या होगा राजेंद्र? बिल्कुल शैलेश, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि इन बायर्स ये एक दिन में नहीं बनी, 1 साल में नहीं बनी, इसको बनने में वक्त लगा। और अगर नोटिस दिया गया, जो कि तर्क है एलडीए के अधिकारियों के द्वारा, तो भी ये तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे बनने में थोड़ा वक्त नहीं लगा, काफी वक्त लगा होगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया शैलेश, आप नजर बना के रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट्स प्राप्त करेंगे और आगे भी जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।